Hello, friends, and we are back with another video for you. This time, we are going to talk about SST Social Science Chapter 2 Oceans and Continents. Ocean is a water body, and continent is a land mass. Okay, so as you can see on this picture, you can see this is our Earth, and you can see some part as blue, some part as brown, while you can see some part as white. So what are we going to do? What are we going to learn in this chapter is what are oceans and continents? I mean their meaning. What are their names and their distribution? उनके नाम क्या है? And in what ways do oceans and continents impact life on Earth? How do they impact our life, including human beings? So this picture of Earth is taken from space, and as you can see, some part you can recognize it. This is actually Africa, and this is your India, our India, and some part of Australia is also seen, and this is Pacific Ocean, and somewhat here this is Indian Ocean, like that. तो अभी जो हमने पिक्चर देखी थी वो अर्थ की, उसमें मैक्सिमम कलर जो था वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा था, और वो ब्लू कलर क्या था? वाटर था। और इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा करते थे। तो जो अर्थ पे जो वाटर की बॉडी सबसे ज़्यादा बड़ी है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी, उसको कहते हैं ओशियन। और ब्लू प्लेनेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 3/4 यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 75% जो सरफेस है अर्थ का उस पे पानी है। दैट इज वाई इट वाज कॉल्ड एज ब्लू प्लेनेट। और जैसा कि आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये ब्राउन कलर लैंड का है, और इट इज ऑलमोस्ट 1/4 यानी लगभग 25% है। और लैंड का जो लार्ज बॉडी है, लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। और और एक लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड जो है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, मतलब एक बहुत दूर तक फैली हुई जो लैंड का टुकड़ा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो ये जो पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एम्बलम है इंडियन नेवी का, जिसका मोटो है शम नो वरुणा। अब वरुण जो है वो एक गॉड है हिंदू कल्चर में। ही इज अ गॉड एंड ही इज गॉड ऑफ वाटर, और ये ओशियन, स्काई और वाटर के साथ जो है रिलेटेड है। यहाँ पर जो आपको अर्थ दिखाई दे रही है, ये आपका पोल्स के ऊपर से ली हुई पिक्चर है। ये जो है नॉर्थ पोल के ऊपर से ली हुई है, और ये जो है सेकंड पिक्चर, ये साउथ पोल के ऊपर से ली हुई है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न सदर्न हेमिस्फीयर। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको पानी जो है और लैंड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल दिख रहा है ना? ये दोनों बराबर से दिखाई दे रहे हैं, जितनी लैंड है लगभग उतना ही वाटर है। लेकिन जब आप साउथ पोल को देखोगे, सदर्न हेमिस्फीयर को देखोगे, तो यहाँ पर आपको लैंड के जो मासेस हैं, कॉन्टिनेंट्स जो है वो कम दिखाई देंगे, और पानी जो है वो ज्यादा दिखाई देगा, ओशन जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड? तो यहाँ पर आपको ये जो सर्कुलर लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है कि आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे बताइए? ये है मेरिडियंस, इनको मेरिडियंस कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं कि विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, तो आपको दिख रहा है दोनों में से किस में ज्यादा पानी है? सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पानी है। थर्ड इज व्हाट डू यू थिंक कुड बी अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑफ लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न? डिस्कस इन ग्रुप। तो ये वही वाली बात होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये लगभग बराबर से लग रहे हैं, और यहाँ पर जो है ये ऐसा लग रहा है कि 3/4 तो पानी है, और 1/4 के आसपास जो है वो लैंड दिख रही है। फोर्थ क्वेश्चन है आर ऑल दी ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर आर सेपरेशन बिटवीन देम? तो आप देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ आपको सारे ओशियंस एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कहीं पर भी सेपरेट लाइन नहीं है कि ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। तो ये ओशन जो है वो सारे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। अब आपको मैरीन लाइफ की कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड ओशियन लाइफ, है ना? मैरीन लाइफ भी बोलते हैं इसको। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली कोरल रीफ।
और कुछ स्टार फिश से दिखाई दे रही है, ऑरेंज कलर की स्टार फिश है। यहाँ पर आपकी ये वेल है, स्पर्म वेल कहते हैं इसको। दिस इज शार्क, आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। ये तो इंसानों को बहुत पसंद करती है। डॉल्फिन्स हैं। और शैलो कोरल रीफ, शैलो का मतलब होता है ज्यादा गहरा नहीं, मतलब कम गहराई वाला जो समुद्र है, उसकी बात हो रही है। तो ये शैलो कोरल रीफ है। और कुछ ट्रॉपिकल फिश है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एल्गी दिखेगी, दिस इज एल्गी। ये आपको पेंगुइन्स दिखाई दे रहे हैं और सी टर्टल दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी खूबसूरत पिक्चर्स हैं ये सभी। अब हैरानी की बात यह है कि हमारा जो प्लेनेट है उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 75% जो है वो यहाँ पर पानी है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो पीने का पानी आता है उसकी कितनी किल्लत है। यू नो, देर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पानी रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स में मौजूद है वही पानी पीने के लिए फिट है। मतलब एक तो ग्लेशियर्स कहाँ है? नॉर्मली पहाड़ों पे या आपके नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे ये जो पानी है। इसके अलावा रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई और अंडरग्राउंड वाटर, यही पानी पीने के लिए है। बाकी सारा पानी जो है वो इतना सॉल्टी है कि हम उसको पी नहीं सकते। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितना भी पानी हमारे पास मौजूद है उसमें से केवल 3% वाटर इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई देयर इज सो मच टॉक ऑफ वाटर स्केर्सिटी और वाटर क्राइसिस। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया। व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? कैसे कैसे हम पानी को बचा सकते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। वेस्ट ना करें पानी को, पानी का सही से इस्तेमाल करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। अगर हम ओशियंस की बात करें तो मेनली जो है 5 बड़े ओशियंस हैं दुनिया में। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, उससे छोटा है अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पर आता है इंडियन ओशन। फिर है आर्कटिक ओशन और सदर्न में है अंटार्कटिक ओशन। हालांकि हमने यहाँ पर केवल 5 ही ओशियंस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। और ये कोई सेपरेट एंटाइटी नहीं है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। सी वाटर जो होता है वो कई ओशियंस में फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि सी वाटर सिर्फ अपनी सीमाएं जानता है, इट फ्लोज कॉन्स्टेंटली, है ना, इधर उधर करता रहता है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ जो है इतनी रिच और डाइवर्स होती है। फ्लोरा, मेरीन फ्लोरा क्या होता है? मतलब प्लांट्स लिविंग इन सी वाटर, जैसे कि एल्गी होगी और बाकी सभी तरह की सी वीड्स हो गई। तो मेरीन फ्लोरा जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, वेल्स और मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स मौजूद है। फ्लोरा होता है आपका प्लांट्स और फौना होता है आपका एनिमल्स। तो ये एक बेहतरीन पिक्चर है जिसमें आप समझ सकोगे। दिस इज आर्कटिक ओशन, है ना। दिस इज सदर्न ओशन जिसको अंटार्कटिका भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज इंडियन ओशन, राइट। नाउ दिस इज पैसिफिक एंड दिस इज ऑल्सो पैसिफिक। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पैसिफिक नंबर 1 पे क्यों है। दिस इज द बिगेस्ट, लार्जेस्ट ओशन। उसके बाद अटलांटिक। अब आप देखो ये बीच में जो है, दिस दिस कैन बी इक्वेटर। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप देखियो देखो कि इंडियन ओशन जो है वो मेजरली सदर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया के कुछ हिस्सों में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। आर्कटिक नॉर्दर्न में है, अटलांटिक दोनों में है और पैसिफिक तो फैला हुआ ही है। तो यहाँ पर अब आप इसको कंप्लीट कर लेना कि पैसिफिक कौन कौन से हेमिस्फीयर में मौजूद है। जैसे कि आर्कटिक है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। यहाँ पर आप इंडिया की एक पिक्चर देख सकते हो जिसमें ये ब्लू पार्ट जो है दिस इज वाटर और ये सारा जो है दिस इज एक्चुअली इंडियन ओशियन। लेकिन अगर आप देखोगे तो वेस्ट की तरफ यहाँ पर एक सी दे रखा है, दिस इज अरेबियन सी। और ईस्ट की तरफ इन्होंने, बंगाल की तरफ इन्होंने बे ऑफ बंगाल दे रखा है, दिस इज एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये लक्षद्वीप है। ओशियंस एंड डिजास्टर्स, हमने स्टार्टिंग में एक अर्थ का जो पिक्चर देखा था, सैटेलाइट व्यू जो स्पेस से हमने पिक्चर देखा था, उसमें कुछ वाइट सी चीजें हमने देखी थी जिसको हमने कहा था कि ये क्लाउड है। अब ये जो क्लाउड है ये रेन करते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। जैसे कि अगर हम इस अपने इंडिया की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, यहाँ ये जो ओशन पार्ट है, दिस ओशन पार्ट, यहाँ से विंड्स चलती हैं इस तरह से, जिनको हम मॉनसून विंड्स कहते हैं।
ये मॉनसून विंड्स ही हैं जो मेजरली इंडिया पे बारिश करती हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है इन मॉनसून रेन्स पे। अगर ये मॉनसून ना हो तो इंडिया जो है बहुत जल्दी सूख जाएगा और एकदम डेजर्ट बन जाएगा। सो दिस दीज क्लाउड्स एंड दीज ओशियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पर जहाँ ये ओशियंस हमें हेल्प करते हैं वहाँ ये हमारे लिए डिजास्टर भी लेकर आते हैं। और ऐसा ही एक डिजास्टर जो ओशियन से उठता है, इट इज कॉल्ड एज सुनामी। आई एम श्योर आपने सुनामी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुनामी एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जो ओशन में पैदा होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। या तो कभी अर्थक्वेक आ जाए या कोई वॉल्केनो फट जाए ओशियन के नीचे। मतलब जैसे यहाँ पर ये ओशियन है, यहाँ अगर कोई कोई प्लेट है जो एक दूसरे से टकरा गई और यहाँ पर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या फिर अर्थक्वेक आया, तो उस अर्थक्वेक के आने की वजह से यहाँ से इस तरीके से रेज निकलती हैं, इस तरह से चलती है, और फिर वो जब अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी बहाकर और जब सिटीज़ के अंदर घुसती हैं, कोस्टल एरिया में घुसती हैं, तो वो आसपास के इलाके को पूरी तरह से डुबा देती है, जिससे भारी नुकसान होता है हमें भी और प्रॉपर्टी को भी। ऐसा ही एक बहुत बड़ा हादसा 26 दिसंबर 2004 यानी कि आज से करीबन 20 साल पहले हुआ था, जब इंडिया जैसी 13 कंट्रीज जो है उन पर एक बहुत ही पावरफुल सुनामी आया था, क्योंकि इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया था। तो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आने की वजह से इन सभी 13 कंट्रीज में लगभग 2 लाख लोग जो है उनके मारे जाने की खबर आई थी। और इंडिया में जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, वेयर इज अंडमान दिस, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस पे भारी तबाही हुई थी, बहुत भारी तबाही हुई थी। और इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। अब ये सुनामी हर रोज़ तो नहीं आती, लेकिन जब भी आती हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और लकीली अब जो है हमने ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है जहाँ पर सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना लिया है। और ये कहाँ पर है? ये इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है। और इस चीज़ से बचने के लिए एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी बनाया गया है। इंडिया का अपना एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। और ये जब भी कोई ऐसी कोई घटना होने वाली होती है या होती है, तो उसके रिलीफ के लिए ये काम करते हैं। बात करें अगर कॉन्टिनेंट्स की, तो जो ओशियंस के अलावा जो हमें ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा था लैंड के, दे आर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अब तो वैसे दो कॉन्टिनेंट्स माना गया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक सिंगल लैंड मास जैसा हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से आप यूरोप और एशिया को अगर देखोगे तो वो भी दो कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं मैप पे, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअली एक ही लैंड मास दिखाई देगा। अब आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स को हम जो है मानते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये नहीं दिया है कि सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, हमें पता है सबसे बड़ा जो है वो एशिया है। अगर हम 4 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो अफ्रीका और यूरेशिया एक माना जाता है, अमेरिका एक माना जाता है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 4 माने जाते हैं। अगर हम 5 की बात करें तो अफ्रीका को अलग कर देते हैं, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर एक माना जाता है। तो जैसे इसको देखें, अगर आप इसको पूरा एक लैंड मास मास मानते हैं तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये 4 हो गया। तो इस तरीके से 5 कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं। अगर आप अफ्रीका को अलग कर दोगे तो इस तरीके से ये यूरेशिया 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। इस तरह से 5 माने जाते हैं। अगर हम 6 की बात करें, 6 की बात करें तो उसमें क्या है, आप नॉर्थ अमेरिका को अलग मानोगे 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, अंटार्कटिका 5, और यूरेशिया जो है इसको आप 6th मानोगे। लेकिन जो एक्चुअल में जो आज हम मानते हैं उसमें क्या है, यूरोप को अलग कर दिया गया है और एशिया को अलग कर दिया गया है। तो इट इज़ लाइक फर्स्ट एंड देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ फिफ्थ
सिक्स्थ और सेवन्थ। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला जो पैटर्न है वो यही है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है। इस पिक्चर को देखिए, क्या इस पिक्चर को देखकर आपको कुछ याद आता है? ये क्या है? ये है ओलंपिक रिंग्स। ओलंपिक रिंग्स यानी कि 5 रिंग्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो माना गया है उसमें 5 कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। क्योंकि अंटार्कटिका में वैसे भी कुछ खास लाइफ है नहीं। तो अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका जो 2 अमेरिका हैं उनको एक ही माना गया है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये है 5 रिंग्स जो ओलंपिक रिंग्स के नाम से जानी जाती है। तो अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में जानना चाहो तो हमने अर्थ को जो है, लैंड को इस तरीके से बांट दिया है। तो नॉर्थ अमेरिका का एरिया अगर इतना है, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो साउथ अमेरिका का एरिया इतना है। और ऑस्ट्रेलिया का आप देखो सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा 7th नंबर पे आता है ये, राइट। और एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। तो यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस। और इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट एक्चुअल में कितना बड़ा है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब कॉन्टिनेंट्स के अलावा कुछ लैंड मास ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे से होते हैं और चारों तरफ से पानी से जो है वो घिरे हुए होते हैं। ऐसे वाटर से घिरे हुए, जैसे कोई एक ये टापू है और इसके चारों तरफ पानी है। सो दिस लैंड मास इज एक्चुअली कॉल्ड आइलैंड। आई एम श्योर आपको पता होगा आइलैंड क्या होते हैं। और अर्थ पे लाखों आइलैंड मौजूद। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लोकेटेड ऑन ए ग्लोब। चलो ग्लोब पे देखते हैं, फिर बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या आप ढूंढ सकते हो ग्रीनलैंड कहाँ है? देखो, हमने सबकी बात की लेकिन इस बड़े टुकड़े की बात नहीं की थी। दिस एक्चुअली इज कॉल्ड ग्रीनलैंड। और ये इतना बड़ा है कि आपको इंडिया की 10 सबसे बड़ी स्टेट्स को यूज करके, अगर आप उन सबको कनेक्ट कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तब इसका साइज निकल कर आएगा। ये इतना बड़ा है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है जीके का, कि द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। इंडिया की अगर बात करें तो इसके पास 1300 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, और उसमें से सबसे बड़े हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में मौजूद है। मैंने आपको दिखाया था ये ऊपर। 1981 से इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम चल रहा है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो बहुत ही ठंडा है, और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श है। 1983 में इंडिया ने अपनी पहली साइंटिफिक स्टेशन जो है, बेस स्टेशन वहाँ पर बनाया था। इसको कहा था दक्षिण गंगोत्री, इसका नाम दिया था उन्होंने। अपनी जो साइंटिफिक स्टेशन वहाँ पर बना रखा है। About 40 teams of Indian scientists have conducted a research। इस जगह में इन्होंने रिसर्च की, स्पेशली ऑन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, के किस तरीके से जो है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का भी, क्योंकि जो अर्थ का वाटर साइकिल है वो दोनों से होकर गुजरता है। अगर ओशंस नहीं होंगे तो कोई रेनफॉल नहीं होगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो अर्थ जो है वो डेजर्ट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका आधा ऑक्सीजन जो है वो ओशियंस के फ्लोरा यानी कि वहाँ के प्लांट से आता है। इसीलिए दे आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स लंग्स। इसलिए हम जो ओशन के फ्लोरा है उसको प्लैनेट का लंग्स भी कहते हैं। ओशन इसलिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट और क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, और लाइफ को अर्थ पर बचाए रखने के लिए। इसके अलावा ओशंस ने हमें बहुत कुछ दिया है। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड के लिए किया करते थे, मिलिट्री कैंपेन्स के लिए करते हैं। इसके अलावा वहाँ से लोगों को खाने का सामान मिला फिशिंग के थ्रू। और जो कोस्टल एरिया के जो लोग हैं वहाँ पर कल्चर को भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है हमारे ये ओशियंस। जितने भी लोग उस कोस्टल एरिया के आसपास रहते हैं उनके धर्म में लगभग कोई ना कोई लीजेंड हमेशा, या कोई सी गॉड हमेशा रहेगा, या सी मॉन्स्टर रहेगा, जो कि ओशियन से निकलता हुआ या ओशियन की रखवाली करता हुआ पाया जाएगा।
इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे की तरह घोषित किया हुआ है, और हम इसको जून 8 को वर्ल्ड ओशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब हम इन ओशियंस को धीरे धीरे गंदा करते जा रहे हैं। हम अम, लाखों टन प्लास्टिक जो है ओशियन में फेंकते जा रहे हैं हर साल, जिसकी वजह से मेरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, वहाँ पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है, दैट इज अंडर थ्रेट। ओवर फिशिंग की वजह से वहाँ पर फिशेस भी अब खत्म होने लग गई है। तो इंसान जो है वो एक्चुअली जो भी ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट्स हमें मिले हुए हैं उनको धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। तो आपके चैप्टर में इतना ही है।